तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम की, कि क्या होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। डेल्टा कनेक्टेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने 2 क्लास पहले भी आपको बताया हुआ है, शॉर्ट में आपको अभी की क्लास में भी बताऊंगा, और साथ में आपको रिलेशन बताऊंगा इसके लाइन एंड फेस क्वांटिटीज के बारे में। अब लाइन और फेस क्वांटिटी क्या होती है वो आप जान चुके हैं फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, तो अब वहां से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, और मस्त तरीके से पढ़ते हैं अबाउट द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ओके, तो जितने भी यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनसे सीधे सीधे डेरिवेशन का क्वेश्चन आता है। डेरिवेशन प्लस फेजर डायग्राम आपको बनाना होता है, 7 नंबर से 15 नंबर के बीच का ये क्वेश्चन है। इसी के ऊपर बेस्ड पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो भी बनेंगे, तो एकदम ध्यान से देखिएगा, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप 3 फेज एसी पढ़ रहे हैं तो। हेडिंग है अपना डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। स्टार कनेक्शन हम लोगों ने देखा हुआ है, अब देखते हैं कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम क्या होता है। तो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम जो होता है या डेल्टा कनेक्शन जो होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ बैक टू बैक कनेक्शन या एंड टू एंड कनेक्शन, जहां एक वाइंडिंग जहां पर एंड होती है वहीं से दूसरी वाइंडिंग शुरू होती है, ठीक है, और दूसरी जहां एंड होती है वहां से तीसरी वाइंडिंग शुरू होती है, और ऐसे सारे के सारे वाइंडिंग्स एक दूसरे से बैक टू बैक अरेंजमेंट पर कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे सीधे कंडीशन पर लेकर के चलता हूं मैं आपको। कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट a three phase balanced a three phase balanced delta connected generator windings are shown below। ठीक है, तो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन करने में जरूरी नहीं है कि आप जनरेटर के लिए डिराइव करें, हो सकता है कि आप लोड के लिए भी डिराइव कर सकें, दैट इज प्योरली अप टू यू। लेकिन यहां पर फिलहाल जो मैं आपको कंडीशन दिखाऊंगा वो क्या अजम्पशन पे रहेगा, इस अजम्पशन पे रहेगा कि हम 3 फेज के जनरेटर की तीनों फेज की वाइंडिंग्स जो है उन वाइंडिंग्स का डेल्टा कनेक्शन देखने जा रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग वोल्टेज या करंट या लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक, सिस्टम कौन सा है हमारा, 3 फेज बैलेंस्ड डेल्टा है, तो कंडीशन बताने की जरूरत नहीं है कि अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो क्या कंडीशन पर वर्क कर रहा होगा। देखिए, सो दिस इज आवर 3 फेज बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेल्टा है तो डेल्टा की तरह ही मैं बना लेता हूँ, वैसे ऐसा कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, बस जो इसकी आइडेंटिटी है बैक टू बैक कनेक्शन की वो जुड़नी चाहिए। अदरवाइज डेल्टा तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये देखो, जैसे अगर सपोज कर लो कि आपके पास ये 3 फेज की वाइंडिंग्स है, ठीक, तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम क्या बोलता है कि इनका बैक टू बैक कनेक्शन होना चाहिए, मतलब पहला वाइंडिंग जहां खत्म होगा वहां से दूसरा शुरू होगा, फिर दूसरा जहां खत्म होगा वहां से तीसरा शुरू होगा, और तीसरा जहां खत्म होगा वहां से फिर पहला शुरू होगा, और इनके जो जंक्शन पॉइंट्स हैं वो सर्किट से जुड़ने चाहिए। ये भी डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। अब बोलिए कहीं से भी आपको ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है जबकि डेल्टा की तरह। तो मायने ये है बताने के कि सर्किट का कोई ऐसा फिक्स शेप नहीं होता है, यू कैन ड्रॉ इट इन एनी शेप एज लॉन्ग एज कंडीशंस मीट हो रही है, कंडीशंस मैच हो रही हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो अब मैंने 3 फेज का जनरेटर का वाइंडिंग बोला है आपको, तो वाइंडिंग यहाँ पे बना देते हैं इस तरीके से। ये जनरेटर के कॉइल्स मैंने आपको शो कर दिए, ठीक। अब यहाँ से लाइन क्वांटिटी भी होगी कुछ, और कुछ फेस क्वांटिटीज भी होगी, जहां जहां पे इनका जंक्शंस ऐसे फॉर्म हो रहा है ना, जहां जहां पर इस तरीके से ऐसे जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे लाइन और फेस क्वांटिटी को जरूर से रिप्रेजेंट करिएगा। चलिए लेट्स सी, तो देखते हैं भाई क्या क्या हमारे पास यहाँ पर है। लेट अस सपोज यहाँ पे आर फेज है, यहाँ पर वाई फेज है, और यहाँ पर बी फेज है। फेज सीक्वेंस वगैरह सब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अब फेज सीक्वेंस वाइज फटाफट से हम लोग नोटेशंस लिखेंगे इसकी। आर की जगह पे मैं इसको 1 भी बोल सकता हूँ, वाई की जगह पे इसको मैं 2 भी बोल सकता हूँ, और बी की जगह पे इसको 3 बोल सकता हूँ। एक और नोटेशन यूज कर रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होगा इस जगह पे कि फेज की क्वांटिटी और लाइन की क्वांटिटी का नाम एक जैसा हो जाएगा, तो उससे बाइफर्केशन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए मैं 1 2 3 का नोटेशन भी यूज करूंगा। आप उससे समझिएगा कि 1 इज फॉर आर, 2 इज फॉर वाई एंड 3 इज फॉर बी। तो अब यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज और करंट का एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या क्या बनना चाहिए, देखिए, फेज वोल्टेज V
2 लिख सकते हैं इसको। फेज वोल्टेज V23 और यहाँ की फेज वोल्टेज V31 3 से 1, ठीक। वैसे ही फेज की करंट कौन कौन सी होगी भाई, फेज में फ्लो होने वाली करंट R से Y, तो ये I12 लिख लेता हूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ I23 और इसको लिख लेता हूँ I31। ये क्या है, ये सब फेज करंट्स है। चलिए बढ़िया। अब लाइन क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। व्हाट अबाउट द लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट्स। तो भाई मेरे पास यहाँ पर लाइन वोल्टेज R से Y के बीच का होगा VRY, इसका नाम वैसे ही होगा जैसे आपने स्टार में रखा हुआ था, VYB एंड VBR। फेज सीक्वेंस वही है, इससे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, सेम फेज सीक्वेंस पे मैं लिख रहा हूँ। सिमिलरली द करंट्स, द लाइन करंट्स आर आल्सो गिवन एज, यहाँ पर जब आप लाइन करंट लिखेंगे तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जनरेटर वाइंडिंग है इसलिए करंट बाहर की तरफ जा रही है। अगर ये लोड होता तो करंट बाहर से अंदर की तरफ आती, ठीक है, तो उससे कोई परेशान नहीं होना है। जो हम एग्जाम्पल लिए उसी के हिसाब से हम लोग इसको बना रहे हैं, IR IY एंड IB। तो समझ गए आप पूरे के पूरे सिचुएशंस को कि ये किसको किसको कौन कौन सा क्वांटिटी जो है वो शो कर रहा है। ये सब हमारा जो है वो लाइन क्वांटिटी है, ये लाइन वोल्टेज तीनों के तीनों, ठीक है। और ये लाइन करंट IR IY एंड IB, these all are the line quantities, ये सब ही हमारे लाइन क्वांटिटीज हैं, सॉरी वोल्टेजेस, ठीक है। लाइन टू लाइन वोल्टेज या लाइन वोल्टेज इसको आप बोल सकते हो, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच का वोल्टेज, ठीक। वैसे यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर जैसे V12 है, दिस इज अ फेस टू फेस वोल्टेज, इस फेस से दूसरे फेस के बीच का वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक का। V23 है, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक पॉइंट। चलिए भाई, तो अब अगर यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर हो गया तो अब देखते हैं कि ये लाइन क्वांटिटीज का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है और फेस क्वांटिटीज का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, फिर इन दोनों का इंटर रिलेशन भी देखेंगे कि कैसा है। दिस इज आवर एंटायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। अब अगर ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम आपने बना लिया कॉपी पर अपने से बिना देखे और नोटेशन एकदम फिक्स रखे हैं, तो मतलब आपको यहाँ तक कनेक्शन तो समझ में आ गया, ठीक है, और फेस सीक्वेंस भी आपको यहाँ तक फिर क्लियर हो गया। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो एक रिलेशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, फॉर a three phase balanced connection, for a three phase balanced connection we know that, देखिए अब यहाँ पे जितने भी लाइन वोल्टेजेस हैं, VL is VRY VYB VBR, इन सबको लाइन वोल्टेज VL लिख सकते हैं। सिमिलरली IL के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि IR IY या IB, ये सब लाइन करंट्स है, इनको भी कलेक्टिवली आप IL लिख सकते हो। ऐसे ही फेज क्वांटिटीज जिनको आप VPH लिखोगे, फेज वोल्टेजेस, दे आर V12 V23 एंड V31। इन सब का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर होगा, भले ही एक दूसरे से 120 डिग्री या 240 डिग्री अपार्ट है, बट स्टिल इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। सिमिलरली फेज करंट्स है जिनको कि आपने I12 I23 I31 के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। इतना रिलेशन क्लियर है सभी को। ये देखिए, ये सभी फेज क्वांटिटीज और ये सभी हमारे लाइन क्वांटिटीज। ओके, चलिए डन। तो इतना रिलेशन एकदम फिक्स्ड है, स्टार के कंडीशन पर भी मैंने आपको रिलेशन लिखवाया था। अब आगे चलते हैं ये देखने के लिए कि इन क्वांटिटीज का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे यहाँ से, अगला हेडिंग जो है इसको लिखिएगा कि रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज। इस बार करंट पहले लिखते हैं, लाइन एंड फेज करंट कि IL IPH से कैसे रिलेटेड है। क्विकली देखिएगा, एकदम मस्त समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, लाइन क्वांटिटीज के फॉर्म में अगर ये रिलेशन देखना है आपको और फेज क्वांटिटीज के फॉर्म में, तो सबसे पहले देखते हैं करंट्स का रिलेशन क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा, अच्छा फेज लाइन और फेज करंट के बदले ना, तो पिछली बार जो था वो अलग रिलेशन था, इस बार पहले वोल्टेजेस के लिए लिखिए। जो इजी वाला पार्ट है पहले उसको खत्म करते हैं। तो लाइन एंड फेज, थोड़ा सा हेडिंग चेंज कर लीजिएगा, लाइन एंड फेज वोल्टेज पहले लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि करंट का रिलेशन ना इस बार डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि IR इज इक्वल टू I12 या I31, डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, इसको कुछ सॉल्व करके लाना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। तो एक काम करते हैं, पहले वोल्टेज का रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो देखिए VRY यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज है, इट इज सेम एज V12, इसीलिए नाम मैंने अलग अलग लिखा।
इसीलिए 1 2 3 का नोटेशन भी यूज किया और आर वाई बी का नोटेशन भी यूज किया मैंने, समझ गए आप इस चीज को। तो वी आर वाई जो है वो फेज वोल्टेज V12 के बराबर है, इक्वल है। तो वी कैन से कि वी आर वाई इज इक्वल टू V12। सिमिलरली बाकी जगह पे भी देखिए, तो वी वाई बी इज इक्वल टू V23 एंड वी बी आर इज इक्वल टू V31। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन से निकल के आ रहा है, इसके लिए अलग से कोई हमको केवीएल केसीएल कुछ नहीं लगाना पड़ा, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व करके दिखा, पैरेलल सेक्शन है, सेम है। तो इसका मतलब वी कैन से कि अगर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है तो लाइन वोल्टेज, ये सब लाइन वोल्टेजेस थे, आर इक्वल टू फेज वोल्टेज। पहला कंक्लूजन तो यही निकल के आ गया, पहला कंक्लूजन तो यही निकल के आ गया कि इट इज फॉर अ बैलेंस्ड 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, फॉर अ बैलेंस्ड 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। बढ़िया, हो सकता है ये चीज। तो VL इज इक्वल टू VPH का रिलेशन आपको दिख गया, सभी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है। स्टार के केस में आपने क्या पढ़ा था कि लाइन वोल्टेजेस आर √3 टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज, ठीक है। ये डिफरेंस आपको क्लियर रहना चाहिए अच्छे से। अब सेकंड केस देखिएगा, सेकंड में फिर से रिलेशन लिखेंगे हम लोग, इस बार लाइन और फेज करेंट्स का रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज currents। तो रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज करंट्स इन अ बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, ठीक। चलिए डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम ले आते हैं यहां पर जल्दी से। ओके, अब लाइन और फेज करंट के सीन में एक चीज समझ में आता है कि यहां पर एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है आर पर, वाई पे और बी पे, और इस जंक्शन से करंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक। मुझे कौन सी करंट की वैल्यू चाहिए, मुझे आई आर की वैल्यू चाहिए, मतलब लाइन करंट की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्टिव फेज करंट। तो रेस्पेक्टिव फेज करंट कौन कौन सी होगी इसकी, I31 भी आ रही है इसी जंक्शन पे, और इस जंक्शन से बाहर निकल रही है I12। तो अगर मुझे जंक्शन पे एनालिसिस करना है तो कौन सा एनालिसिस सबसे बढ़िया रहेगा, नोडल एनालिसिस करना सबसे बेस्ट रहेगा अगर करंट्स का रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो चलिए नोडल एनालिसिस कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखते हैं अप्लाइंग द नोडल एनालिसिस, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस, या KCL बोल लो आप, नोडल एनालिसिस ऑन, शुरुआत करते हैं जंक्शन आर से, जंक्शन आर, ठीक है। आर जंक्शन पे सबसे पहले हम लोग नोडल एनालिसिस अप्लाई कर देते हैं। चलिए देखिए कैसे, क्या लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट के हिसाब से लिखिए। इनकमिंग करंट कौन सा है, I31, तो प्लस I31। आउटगोइंग करंट कौन कौन से हैं, माइनस ऑफ IR और माइनस ऑफ I12 इज इक्वल टू 0। भाई समेशन ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन शुड बी इक्वल टू 0 एज पर द KCL, लिख दिया मैंने। अच्छा ये पूरा का पूरा डिटेल जो चल रहा है ये वेक्टर फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि ये सब करंट्स एक दूसरे से अलग अलग फेज में है, सब फेज अपार्ट है एक दूसरे से, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं। प्लस I31 क्यों लिखा, क्योंकि इट इज इनकमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन। माइनस क्यों लिखा इन दोनों को, बिकॉज बोथ आर आउटगोइंग फ्रॉम दैट जंक्शन। आप इसका जस्ट अपोजिट साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, इनकमिंग को माइनस लिख सकते हैं और आउटगोइंग को पॉजिटिव लिख सकते हैं। इवन इन दैट केस देयर इज नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं ऐसा। सो फाइनली वी विल गेट, अब देखो हमको तो इस लाइन करंट से मतलब है ना, तो आई विल से कि IR इज इक्वल टू I31 माइनस I12। ये आ गया फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, दिस इज फर्स्ट केस, केस 1। सिमिलरली अप्लाइंग KCL एट जंक्शन, अगला जंक्शन यूज करते हैं एट जंक्शन R के बाद Y यूज करते हैं। चलो जंक्शन Y पे जरा KCL लगाते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इनकमिंग करंट क्या है I12, आउटगोइंग क्या है IY और I23। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर I12 को पॉजिटिव लिखूंगा माइनस IY और माइनस I23 इज इक्वल टू 0। I23 आउटगोइंग है, IY आउटगोइंग है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में लिख लिया। एंड फाइनली वी कैन से कि द वैल्यू ऑफ IY, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ IY इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ IY इज इक्वल टू I12 माइनस I23।
और ये सभी के सभी क्वांटिटीज को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डन। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन रहेगा। सेम वैसे ही चल रहा है जैसे स्टार के कनेक्शन में था। ठीक है, तो ज़्यादा कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए स्टार कनेक्शन समझ में आया होना जरूरी है। नाउ अगेन अप्लाइंग केसीएल एट जंक्शन बी। चलो जंक्शन बी पर केसीएल लगाते हैं। जब जंक्शन बी पर जब केसीएल लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे इनकमिंग करंट कौन सी दिख रही है आपको, I23 इज द इनकमिंग करंट ना, और बाकी दोनों करंट आउटगोइंग है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे I23 माइनस IB माइनस I31 इज इक्वल टू 0। ये भी आउटगोइंग है और ये भी करंट आउटगोइंग है IB, बस खाली I23 इनकमिंग है, ये लिख सकते हैं इस हिसाब से। So finally we can say कि therefore the value of IB, therefore the value of IB is given as I23 minus I31, और ये पोर्शन होता है आपका थर्ड इक्वेशन, लेकिन ध्यान रखिएगा सब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक, तो अभी वेक्टर फॉर्म में तो रिलेशन आपको समझ में आ गया कि लाइन करंट्स अपनी रिस्पेक्टिव फेज करंट से कैसे रिलेटेड है। अब ये तीनों ही लाइन करंट्स एक दूसरे के बराबर है मैग्नीट्यूड में। हम लोगों ने शुरू में ही लिखा है कि बैलेंस सिस्टम है तो इसलिए सबकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी, सभी फेज करंट्स एक दूसरे के बराबर है। तो आपको अब करना ये है, तीनों इक्वेशंस में से किसी एक को डिराइव करना है टिल द एंड, स्केलर फॉर्म में लेकर के आना है, और उससे फिर आपको फाइनल रिजल्ट आपका मिल जाएगा कि क्या रिलेशन स्टैब्लिश होता है लाइन और फेज करंट्स के बीच। तो क्या क्या रिलेशन है आपके पास, देखिए आपके पास ये तीन रिलेशंस हैं यहाँ पर, क्या क्या, IR का रिलेशन है, IY का रिलेशन है, और IB का रिलेशन है। ये तीन चीजें आपके पास आई हुई है। ठीक है, क्या क्या रिलेशन है चलो देखते हैं। तो IR का रिलेशन क्या है हमारे पास, I31 माइनस I12, चलो लिखते हैं। तो इट इज I31 माइनस I12, ये रिलेशन है। सेकंड पे आपके पास IY का एक्सप्रेशन है, क्या है IY का एक्सप्रेशन, देखिए I12 माइनस I23, इट इज I12 माइनस I23। और तीसरे पॉइंट पर आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो IB का है, I23 माइनस I31, I23 माइनस I31 लिख सकते हैं। और ये सभी के सभी वेक्टर फॉर्म में है, तो इसलिए साइन एकदम प्रॉपर लगा दीजिएगा, नहीं तो अल्जेब्रिक फॉर्म में दिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस देम इन द अल्जेब्रिक फॉर्म, तो वो गलत एक्सप्रेशन है। नॉट पॉसिबल की बात नहीं है, पॉसिबल तो है, तभी तो हम लोग इसको अल्जेब्रिक फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, बट वो इनकरेक्ट हो जाएगा अभी के लिए। चलिए भाई, अब इसका डेरिवेशन होगा यहाँ से शुरू। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये था पूरा का पूरा सिनारियो, इसी के लिए हम लोगों ने ये रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। ठीक, तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए रैंडमली कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आप भी कोई और इक्वेशन सॉल्व करके देखिएगा। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं मैं, आप 1 को करिए, 3 को करिए, आपकी मर्जी। तो सॉल्विंग मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली फेजर फॉर्म से उसको स्केलर फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, वेक्टर से स्केलर फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूंगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, by using parallelogram law of vector addition, ठीक है, बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 मैंने बोला ना, तो इक्वेशन 2 के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे कि वी हैव IY इज इक्वल टू I12 माइनस I23, 12 माइनस I23, ये एक्सप्रेशन है। चलिए इसको पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे IY इज इक्वल्स टू अंडर रूट I12 का स्क्वायर प्लस I23 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ I12 इंटू I23 इंटू कॉस 5, लिख सकते हैं ऐसा हम लोग। ठीक है, अब हमको पता है कि ये सभी फेस क्वांटिटीज है, ये वाला लाइन क्वांटिटी है, तो चलो इसको इसके जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। तो दिस इज IL एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट IPH का स्क्वायर प्लस IPH का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ IPH का स्क्वायर इंटू कॉस। अब फाई की जगह पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि फाई की जगह पे आप 60 डिग्री पुट कर दीजिए, टेकिंग फाई एज 60 डिग्री। ठीक, ये क्यों,
क्योंकि फाई जो है इट इज द फेज डिफरेंस एंगल बिटवीन I12 एंड -I23, और ये फेज डिफरेंस एंगल 60 डिग्री का होगा, ये हम जानते हैं, इसलिए हम लोगों ने 60 डिग्री पुट किया। अभी फेजर बनाएंगे तो ये प्रूफ भी हो जाएगा ये बात, ठीक। तो दिस इज वाई कि हम यहाँ पर 60 डिग्री का डेटा पुट कर रहे हैं, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, और सो देयरफॉर वी विल गेट IL इज इक्वल टू 1 2 3 cos 60 यानी 1/2 हो गया, 2 और 2 कट गया, आपके पास बचा 3 टाइम्स ऑफ IPH का स्क्वायर, और फाइनली वी विल हैव द रिलेशन IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IPH। ये फाइनल रिलेशन है फॉर द डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, फॉर बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। समझ गए आप लोग ये चीज? तो बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है तो लाइन करंट √3 टाइम्स होगी फेज करंट के। तो सर फेजर कैसा बनेगा इसका? चलिए फेजर की बारी। अब फेजर डायग्राम में मान लीजिए वोल्टेज का फेजर अगर आप बनाते तो कैसे बनाते हैं? वोल्टेज के फेजर में तो कुछ भी नहीं रखा है, बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्टली बना लोगे आप ऐसे। ये देखो, यहाँ पे आप लिखोगे वोल्टेज फेजर में V12 इज इक्वल टू VRY, हाँ, यहाँ पे आप लिखोगे V23 इज इक्वल टू VYB, और यहाँ आप लिखोगे V31 इज इक्वल टू VBR। ये सब के बीच में आप 120 डिग्री का फेज डिफरेंस शो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो एकदम स्टैंडर्ड फेजर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी मच सिंपल, ठीक। सो दिस इज द फेजर फॉर लाइन एंड फेज वोल्टेजेस, इन द केस ऑफ बैलेंस 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। तो ये फेजर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दूसरा फेजर आपको बनाना होगा, जब लाइन एंड फेज क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ करंट्स, तो उसका फेजर जो है वो कैसे एक्सप्रेस होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम लोग फेज करंट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा के तीनों फेज करंट जो है वो देख लेते हैं। फेज करंट में सबसे लीड चलता हुआ, सबसे आगे चलता हुआ I12 है, उससे पीछे I23, और उससे 120 डिग्री पीछे I31, ठीक है। इन सबके बीच का फेज डिफरेंस एंगल 120 डिग्री का। चलो लिख लिया इसको हम लोगों ने, क्लियर है। अब सभी का एंटी फेज भी अवेलेबल है हमारे पास, यानी कि अपोजिट फेज भी अवेलेबल है, ड्रॉ कर लेते हैं। लेंथ जो है उसमें बिल्कुल डिफरेंस ना होने पाए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये बन गए इनके एंटी फेजेस। इसकी नेमिंग में आप लिख दीजिएगा, दिस इज माइनस ऑफ I12, ठीक है, दिस इज माइनस ऑफ I23, दिस इज माइनस ऑफ I31। और ये एंटी फेज के बनते ही आपको दिखेगा कि इन दोनों सेगमेंट्स में अब 60 और 60 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्यों वहां पे cos 60 डिग्री रखा। चलिए मैं आपको रिलेशन वाइज भी दिखा देता हूँ ये चीज़ कि कैसे ये चीज़ हो रहा है। देखिए हम लोगों ने पिछले पेज पे क्या लिखा, देखिए लास्ट पेज पे हम लोग लिखे ना कि ये जो है IY जो है I12 और -I23 के बीच में ट्रेस हो रहा है, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री का है। I12 और -I23 को आप यहाँ चेक करिए, देखिए दिस इज I12 एंड दिस इज -I23, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री का है। तो बिल्कुल क्लियर रहेगा आपको ये चीज़। अब चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग, हमारा जो तीनों रिलेशन है उसको लेकर के आते हैं इस पेज पे, और तीनों रिलेशंस को इस पर ट्रेस करते हैं, ये वाला 3 रिलेशन, ठीक है। ये तीनों रिलेशंस को लेकर के आते हैं और इसी के बेसिस पे आप पूरा का पूरा फेजर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इस रिलेशन को मैं यहाँ पे स्टैब्लिश करता हूँ पहले, यहाँ पे, ठीक है। और इसको देख करके आपको एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है प्रॉपरली। तो IR कहाँ पे बनना चाहिए? I31 और -I12 के बीच में, I31 और -I12 यहाँ पे बने हुए हैं। रूल कौन सा यूज करना है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रूल कौन सा यूज करना है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ से पैरेलल लाइन इसके पैरेलल, और यहाँ से दूसरे वाले सेगमेंट के पैरेलल, ठीक है। सेकंड, IY कहाँ पे बन रहा है? I12 एंड -I23, I12 एंड -I23, ये एक पैरेलल सेगमेंट बना और ये दूसरा पैरेलल सेगमेंट बना, ठीक है। और तीसरा IB कहाँ बन रहा है? I23 और -I31 के बीच। तो I23 और -I31 ये इनके बीच का पैरेलल देख लेते हैं, यहाँ कहीं पर बनना चाहिए ऐसे। ये तीनों को जब आप फाइनली रिजल्टेंट के फॉर्म में शो करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखिए IY यहाँ पे बना दिया, इस सेगमेंट पे बना आपका IB,
सॉरी आई आर, और यहाँ पे बन गया आपके पास आई बी। नेमिंग कर देते हैं इन सबकी। तो दिस इज व्हाट आई माइनस आई वन टू और आई थ्री वन के बीच में क्या बन रहा है आपके पास, आई आर बना। ठीक है, इधर पर क्या बना आपके पास, आई वाई, और यहाँ पर क्या है, दिस इज आई बी। इनके बनते ही एक और डिफरेंस आपको दिखेगा। क्या डिफरेंस है, फेज एंगल में यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस आया। अब ये जो एंगल्स हैं ये 30-30 डिग्री में डिवाइड हो गए। यहाँ पर भी सेम थिंग हुआ, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री का बाइफर्केशन हुआ। इधर पर भी सेम थिंग, दिस इज ऑफ 30 डिग्री एंड 30 डिग्री बाइफर्केशन। तो आप बता सकते हैं कि जो लाइन करंट है और फेस करंट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है रिस्पेक्टिव फेस करंट का, इनके बीच का डिफरेंस आइडियली 30 डिग्री का आया। क्लियरली विजिबल है यहाँ से। ठीक है, एक और रिलेशन आपको यहाँ से निकाल के बताता हूँ मैं। एक और बढ़िया सी चीज़ जो है अब यहाँ से आप बता पाएंगे। अगर सपोज कर लीजिए आगे चल के जब आप 2 वॉट मीटर मेथड पढ़ते हैं, आगे चल के जब आप 2 वॉट मीटर मेथड पढ़ेंगे ना, तो आपको वहाँ पर और भी बाकी कंडीशंस जो है उनके लिए भी फेजर डायग्राम का एक्सटेंशन जो है वो देखना पड़ेगा कि अगर आई वाई है तो माइनस आई वाई क्या आ रहा होगा। ठीक है, उस हिसाब से भी फेजर बनाना पड़ेगा। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसी के साथ साथ। तो वो भी अगर इसमें देखना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए इसका कंप्लीट फेजर डायग्राम आपको बताता हूँ, डिटेल्ड फेजर डायग्राम। फिर तो डिटेल फेजर डायग्राम के लिए काम करिए कि एक्सटेंड करते रहिए वैसे ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से अगर मैं इन दोनों के बीच का एक एक्सटेंशन ड्रॉ करता हूँ, तो इट शुड बी समवेयर हियर, यहाँ पर आना चाहिए। तो एक लाइन और आएगी और इसका कलर कुछ और यूज कर लेते हैं ताकि मिक्सअप ना हो जाए। चलो ग्रीन कलर से ड्रॉ करते हैं इसको इधर। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों का पैरेलल अगर मैं अप्लाई करूँ तो देखिए कहाँ पे आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ किया, यहाँ पे आ गया एक पैरेलल लाइन, और वैसे ही यहाँ पर एक सेक्शन और पैरेलल का आपको ड्रॉ करना होगा समवेयर हियर, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा ये। तो इनका जब आप पैरेलल सेगमेंट जब ट्रेस करेंगे तो ये कौन सा आउटपुट देगा, ये आपके लाइन करंट्स के एंटी फेज मिलेंगे आपको इससे। लाइन करंट अगर आई वाई यहाँ पे था तो इससे 180 डिग्री शिफ्टेड माइनस आई वाई इधर दिखेगा आपको यहाँ पर। देखिए अब इसका भी नाम लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये सब क्या क्या हो जाएंगे भाई, इनका नाम आप क्या लिखोगे, दिस विल बी माइनस ऑफ आई वाई। आई आर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आई आर, और आई बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आई बी। ठीक, इसकी जरूरत आपको टू वॉट मीटर मेथड के अंदर पड़ती है, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप फिर से शो कर सकते हैं कि भाई इनके बीच 30-30 डिग्री का डिफरेंसेस है ना, यहाँ 30-30 डिग्री का डिफरेंस आप और शो कर सकते हैं कि इन नेगेटिव फेज के लाइन करंट्स का भी अपने रिस्पेक्टिव एंटी फेज की फेज करंट से, अच्छा इसमें तो शोन है पहले से, सॉरी, कितने डिग्री का डिफरेंस आया है। ठीक है, ये डेटा जो है ये आप डिटेल शो कर सकते हैं इसमें। तो ये होता है आपका कंप्लीट फेजर डायग्राम, दिस इज द कंप्लीट फेजर, कंप्लीट या डिटेल्ड फेजर इसको बोला जाता है इसीलिए। डिटेल्ड फेजर डायग्राम ऑफ थ्री फेज बैलेंस्ड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ऐसा डिटेल्ड फेजर अगर आप बना पा रहे हैं अपने आप से तो इसका मतलब आप ये 3 फेज के ये टॉपिक्स बहुत शानदार तरीके से पेपर में लिख करके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का डिटेल्ड फेजर हो गया, और इससे पहले वाले पेज में मैंने जो आपको बताया ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का स्टैंडर्ड फेजर जो होता है वो है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको कि लाइन करंट फेज करंट के बीच का डिफरेंस पूछता है आपको, है ना। कभी कभी आपको जब 2 वॉट मीटर पे आएंगे तो वो उस बाकी की क्वांटिटीज के बीच का भी डिफरेंस पूछेगा, वो सारा कुछ आप बता सकते हैं। ठीक, तो दिस वाज इट। और डेल्टा कनेक्शन में आपने फाइनली दो चीज़ सीखी कि आपने देखा कि लाइन वोल्टेज जो होता है वो सीधे सीधे फेस वोल्टेज के बराबर होता है, जबकि लाइन करंट जो होती है वो √3 टाइम्स ऑफ फेस करंट्स होती है।
एक बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के अंदर ये दो रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं, ये हमको भूलना नहीं है, न्यूमेरिकल बनाने में इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो था आज के सेशन का पूरा डिटेल टॉपिक। आई होप कि आपको डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम का भी ये पूरा फंडामेंटल अच्छे से समझ में आया होगा, इसका एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेशन, शुरुआत जहाँ से मैंने लिखा और जहाँ पे मैंने अभी एंड किया, वो पॉइंट पूरा जब आप लिखते हैं तो आपका एक 7 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का, जितने भी नंबर में बड़े मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो अब ये सेशन आज का यहीं पर मैं एंड अप करता हूँ। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। अगले सेशन पर पावर इन 3 फेज एसी के बारे में बात करेंगे और डिटेल में आपको उसका भी पूरा एक्सप्रेशन बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो को देखा। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच एंड टिल देन स्टे कनेक्टेड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद।